नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और यहां से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं जो इससे संबंध परीक्षाएं होती हैं। और खास तौर से टीचर की भर्ती जो आती है उन भर्तियों में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आज का हमारा पैटर्न है इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक एक वीडियो में मनोविज्ञान की एक वीडियो में पढ़ा रहा हूं और जैसा कि आप अगर देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पैटर्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को जीन पियाजे जी जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 3 वर्षों के बच्चों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया था। कहा जाता है कई की किताबों में कि 3 वर्ष के बच्चे थे और 16 वर्षों तक अध्ययन किया था जीन पियाजे साहब ने। और इसमें कहीं बताया जाता है कई पुस्तकों में कि आसपास के भी बच्चे थे और खुद के भी बच्चे थे। तो इन लोगों पे, इन बच्चों पे जीन पियाजे साहब ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक रिजल्ट पर आए और रिजल्ट आने के बाद एक विकास का निर्माण किया जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात करें तो एक शब्द इसमें है संज्ञान। मतलब आपके संज्ञान में क्या चीज है क्या नहीं है, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, इस पारिवारिक वातावरण में आपका बिहेवियर कैसे है, आपके संज्ञान में क्या कौन कौन लोग क्या, मतलब आपके माइंड में सब कुछ सेट होता है। आप क्या भूल रहे हैं, आपका व्यवहार किसके प्रति कैसा है, तो ये चीज आपके संज्ञान में होता है। लेकिन जीन पियाजे साहब ने क्या किया कि 3 वर्ष के बच्चों को 16 वर्ष तक अध्ययन किया और एक रिजल्ट पाए। तो मैं इस संज्ञान को, मैं यहाँ पे आप देखेंगे ये संज्ञान लिखा हुआ संज्ञान, और इस संज्ञान को जीन पियाजे साहब ने 2 भाग में बताया। एक भाग बताया था अनुकूलन और दूसरा भाग जो बताया था संतुलन। इस दोनों भाग को देखेंगे तो आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। देखिए, संज्ञान को 2 भागों में जीन पियाजे साहब ने समझाया और जो पहला भाग था उसको बोलते हैं अनुकूलन और जो दूसरा भाग था उसको बोलते हैं संतुलन। अनुकूलन क्या होता है इसको आप समझेंगे। वातावरण के अनुसार अपने आप को उसमें ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को उस अनुकूलन में ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन करना। जैसा जहां जैसा वातावरण है उसके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। सिंपल फंडा है, इसी को अनुकूलन बोलते हैं, आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन कराता। आप सिंपल समझ गए, 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी अनुकूलन में 2-3 पार्ट इन्होंने बताया था। इस पार्ट को देखते हैं तो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार। आत्म का मतलब अपने आप को, ठीक है, अपना खुद का, इतना समझ गए। आत्म से आप दोनों आत्म साक्षात्कार दोनों को तोड़ देंगे तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने आप यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्म साक्षात्कार। क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। यानी आपका जो पूर्व ज्ञान है, कुछ नए आप ज्ञान ले रहे हैं और उसको दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? आत्म साक्षात्कार। सिंपल है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं समायोजन में। भाई, जब पूर्व ज्ञान को आप लिए हैं और नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका आत्म साक्षात्कार। ठीक है, सेम थोड़ा सा ये समायोजन थोड़ा सा चेंजिंग है, बस जो चीज करते हैं उसी में थोड़ा चीज डालना। देखिए क्या करना है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। देखिए, वातावरण के साथ तालमेल बैठाएंगे, ये तो मैंने अनुकूलन में बोल ही दिया था। लेकिन इसमें नया चीज क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। ठीक है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण में तालमेल बैठाना क्या है? समायोजन है। समायोजन, ठीक है। देखिए, समायोजन मतलब कि आप सिंपल समझिए कि इसमें बहुत कुछ समझाना नहीं कि पूर्व ज्ञान के साथ वातावरण में आकर तालमेल बैठाएंगे, समायोजन हो जाएगा।
आत्मसात्कार भी आप याद कर लेंगे, समायोजन याद कर लेंगे। देखिए इसी अनुकूलन में एक और है स्कीम्स। स्कीम्स बोलते हैं, स्कीम्स का मतलब होता है तरीका। बच्चों को किस तरह आप सिखाएंगे, कौन कौन से स्कीम से उसको ज्ञान अर्जन करवाएंगे, ये आपके ऊपर, शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए स्कीम्स का मतलब ज्ञान प्राप्त करके अलग अलग तरीके, मतलब ज्ञान क्या कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं और एक खास स्तर से होना चाहिए शिक्षक में और विद्यार्थियों के प्रति, इसको बोलते हैं स्कीम्स। तो स्कीमा क्या होता है, अगला इन्होंने पार्ट बताया कि स्कीमा क्या होता है। यहां देखिए स्कीमा क्या होता है, शरीर के द्वारा किया गया कार्य, मतलब अपने शरीर से जो कार्य आप करते हैं, कोई कार्य करिए अपने शरीर से। हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति अपने शरीर से ही कार्य करता है, कोई कार्य करता है, लेकिन उस कार्य में क्या होता है, दिमाग लगता है, माइंड लगता है, मस्तिष्क का काम होता है। तो बस सिंपल हो गया कि किसी को काम को करिए आप और इस मस्तिष्क को लगा दीजिए उसमें, कोई भी काम करिए तो आप मस्तिष्क का संतुलन एकाग्र होना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्कीमा। सिंपल। तो स्कीम्स ज्ञान को, मतलब ज्ञान को अर्जन कराने के नए नए तरीके, स्कीम्स। और स्कीमा किसी कार्य को करते वक्त, शरीर के द्वारा किसी कार्य को करते वक्त जब मानसिक परिपक्वता जो आपके अंदर है, उस मानसिक का उस कार्य पे प्रयोग करना क्या है, स्कीम। बस क्लियर हो गया, स्कीमा स्कीम। और समायोजन तालमेल। हाँ, संतुलन की बात करें, देखिए संतुलन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संतुलन में क्या है, आत्मसात्कार और समायोजन को मिलाना है, आत्मसात्कार और समायोजन को मिलाना है। और ये समायोजन आत्मसात्कार क्या बन जाता है, संतुलन। सीटेट में 4, 5, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन लोग समझ नहीं पाते कि इसमें से कौन जीन प्याजे साहब ने दिया है और क्या बात कहा है। ठीक, तो यहां देखिए, बच्चा आत्मसात्कार और समायोजन की क्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ जोड़ते हैं। इन दोनों में संतुलन आप बना लेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं संतुलन। दोनों के बीच जो क्रिया होती है और इन दोनों का ही संतुलन बनाना, इसी को बोलते हैं संतुलन। तो भाई जीन प्याजे साहब ने बहुत बहुत अच्छी चीज बताई, बस हमें पढ़ने की जरूरत है और हम इस जितने भी इन्होंने क्रियाएं बताई, जिस तरह में पढ़ना है, ये सब विद्यार्थियों के जीवन में ही लगने वाली क्रियाएं हैं, विद्यार्थियों के जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं। तो ये तो संज्ञान के 2 पार्ट थे। आप, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जो मैं कोशिश किया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगेगा तो ना लाइक करिए ना सब्सक्राइब कर दिए। हमें सब्सक्राइब लाइक की जरूरत नहीं है, हमें उस पैटर्न की जरूरत है जो आप सीखे और साथ में मैं भी सीख सकूं। आइए अगले पार्ट में देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात करें तो मैंने एक बात बोला कि जीन प्याजे साहब का जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी 1980 में हो गई थी। ये तो कई पेपर में पूछा गया तो मैंने इस तरह करवा दिया। और जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञान थे, लेकिन जीन प्याजे साहब ने एक बात बोली थी और इस बात को आप नोट कर लेंगे। क्या बोला था कि पहले डेवलपमेंट होता है और बाद में क्या होता है, लर्निंग होता है। यानी पहले बच्चों का विकास होता है और बाद में क्या होता है, अधिगम। पहले बच्चों का विकास होता है और बाद में होता है अधिगम। इसको जीन प्याजे साहब ने बोला था। इस बात को आप याद कर लें क्योंकि ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के उल्टा वाइगोत्स्की साहब ने, जो कि अपना समाज सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, ये वाइगोत्स्की साहब ने, इन्होंने क्या बोला था कि पहले अधिगम आता है और बाद में क्या होता है, विकास होता है। आशा करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसमें 3 भाग देखेंगे। 3 भाग का मतलब इसी विकास सिद्धांत, जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नाम। सहज क्रियाओं का सिद्धांत। क्या? सहज क्रियाओं का सिद्धांत। सेंसरी मोटर का सिद्धांत। मानसिक अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए। सहज क्रियाओं की अवस्था, सेंसरी मोटर की अवस्था, मानसिक अवस्था, इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तीनों चीज आप नोट करेंगे, कई पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया ताकि आपके पास अगर आप नोट बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, अब चारों अवस्था, जो जीन प्याजे साहब ने 4 अवस्थाएं बांटी थी कि बच्चा किस किस क्रिया में कितने वर्षों में क्या क्या करता है, ये चीज बांटा था। यहां से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहले तो पहली अवस्था देखिए, संवेदी गामक अवस्था।
दूसरी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी क्या है? औपचारिक अवस्था। सिंपल है, आप याद कर लेंगे। और इसका ट्रिक मैं आपको बताऊं तो इसकी ट्रिक है सपू मु औ, सपू मु औ। आप सिंपल याद करेंगे, चाहे ऐसे याद करिए, यस पी एम ए, यस पी एम ए। ये क्या है? यस पी एम और ए, यस पी एम ए। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। इस तरह भी याद कर लेंगे। एक और ट्रिक है, सब पढ़ो मूर्ख औरत, सब पढ़ो मूर्ख औरत। सब से संवेदी गामक अवस्था, पढ़ो से हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक से औरत से औपचारिक अवस्था। सब पढ़ो मूर्ख औरत, ये आप नोट कर लेंगे। इस तरह कंटिन्यू आपका बना रहेगा। अब आगे देखते हैं, सबसे पहली जो अवस्था है जिसको 0 से 2 वर्षों में जिन प्यारे साहब ने दिया था, और इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, और इसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, और इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। पहले तो इसमें दो चीज आप देखेंगे। संवेदी मीन्स क्या होता है? देखिए, संवेदी, इस संवेदी मीन्स क्या होता है? संवेदी मीन्स होता है समझ। क्या होता है? समझ। और गामक मीन्स क्या होता है? इस गामक मीन्स होता है गति। ठीक है, गति करना, यानी कि समझ के गति करना। और इस समझ में क्या होता है कि बालकों की पांचों इंद्रियों का बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, और 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? अपने इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है। इस पर्यावरणीय वातावरण में आके, पारिवारिक वातावरण में आके, अपने इंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है? हर क्रियाओं के जो परिवार में होता है उसको सीखता है। यानी माता के द्वारा बुलाया गया बच्चों को, भाई संकेत करती है माँ की, बुलाती है बच्चे को, बच्चा सुनता है, अपनी क्रियाओं, अपनी इंद्रियों को देखता है। लेकिन अभी 2 वर्ष का बच्चा है, पूरी सुचारू रूप से बोल नहीं पाता, सुचारू रूप से अभी उसके अंदर वो क्रियाएं नहीं, लेकिन जो पांचों इंद्रियां हैं एक उस बातों को सुनती हैं, और सुनने के बाद एकाग्र हो जाती है। तो ये सिंपल है, ये आप समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। कहीं कहीं इसमें 2 भाग बता दिया जाता है कि 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्राक संप्रत्यायन काल, और 4 से जो 7 तक अवस्था होती है उसको बोलते हैं आत्मदर्शी काल। ठीक, तो इसकी भी 2 पार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताता हूं। जैसे जीववाद का सिद्धांत, ठीक है, इसी में जीववाद बोलते हैं। जीववाद क्या होता है इसको समझिए। जीववाद का मतलब कि बच्चा इसमें क्या करता है? निर्जीव और सजीव के बारे में परख नहीं कर पाता। मतलब क्या निर्जीव क्या सजीव, इसके बारे में परख नहीं कर पाता है बच्चा। उसके बाद देखिए पलटावी गुण। पलटावी गुण का मतलब कि 2 संख्याओं का अगर आप जोड़ घटाना करते हैं तो बच्चा को देंगे तो कर लेगा, लेकिन उसी संख्या को उलट देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 4 + 8, ठीक है, तो यहाँ होता है 12, और इसी 8 को यहाँ पे कर देंगे +4 कर देंगे, तो बच्चा सोचेगा कि अरे 8 तो यहाँ था तो इधर कैसे हो गया, अब क्या करें? तो माइंड उसका प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसी वजह से पलटावी गुण को क्या करता है बच्चा? समझ नहीं पाता। मुद्रा संप्रत्यायन की बात करें तो आपको मुद्रा संप्रत्यायन की बात करें तो इसमें भार आ जाता है, ऊंचाई आ जाती है, लंबाई आ जाती है। लेकिन सपोज दैट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बच्चों, इसमें क्या होता है कि 1000 या मान लीजिए 2000 की 2 नोट या 4 नोट दे दीजिए उस बच्चे को, और 1 किलो या 2000 के सिक्के दे दीजिए। 2000 के सिक्के दे दीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं। 2000 की 1 नोट उसको दे दीजिए और 2000 के सिक्के दे दीजिए, या फिर 4000 की नोट दे दीजिए और 2000 के सिक्के दे दीजिए। तो भाई 4000 की नोट हो गई और 2000 का सिक्का, तो सिक्का ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चों से पूछे कि ज्यादा कौन है, तो बच्चा बोलेगा कि सिक्का, क्योंकि वजन में ज्यादा रहेगा वो और देखने में भी ज्यादा रहेगा। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि मुद्रा संप्रत्यायन को समझ नहीं पाते। अगर इसी में आ जाता है भार संप्रत्यायन, क्या आता है? भार संप्रत्यायन। अब भार संप्रत्यायन की बात करते हैं तो बच्चे को 1 किलो लोहा दे दीजिए और 1 किलो रुई दे दीजिए,
अब बच्चे से पूछिए कि इसमें कौन ज्यादा है, तो रुई को बोलेगा, न कि वो किलो को बोलेगा। भार की बात करें, भार पूछ दिया जाएगा तो वो रुई को बोला कि रुई का भार ज्यादा है। तो ये क्रियाएं जितनी आती हैं सब 2 से 7 वर्ष तक आती हैं। अच्छा, ये हो गया। अब देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, 2 बात आपको मैं बताता हूं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वह चीज होता है जो साक्षात हमारे सामने हो, जिसे हम देख सके, छू सके, वो मूर्त होता है। और अमूर्त का मतलब कि जिसे हम देख न सके, जिसे छू न सके, वो अमूर्त होता है। अब हो गया बच्चा 7 से 11 वर्ष का। अब उसकी तार्किक क्षमता बढ़ गई, अब तर्क भी करना शुरू कर दिया। और साथ में क्या करता है, जो उसके सामने वस्तु होती है उसको आप टच करता है, उसके बारे में जानता है, उसको परखता है। तो यहां तक उसका दिमाग काम कर रहा है। जैसे इसी को बोलते हैं आगनात्मक तर्कणा। इसी को बोलते हैं आगनात्मक तर्कणा, यानी कि बच्चा किसी चीज को उदाहरण देकर समझने लगता है, किसी उदाहरण पर जोर देने लगता है, उस उदाहरण को क्या करता है, समझने लगता है। चिंतन तर्क की बात करें तो बच्चा क्या करता है कि जो साक्षात प्रमाण उसके सामने है उसके विषय में चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है। ठीक है। उसके बाद देखिए पलटावी गुण के आना। पलटावी गुण का मतलब सेम इसका कंडीशन था, 4+8 कर देंगे तो नहीं कर पाता था, लेकिन इसमें पलटावी गुण उसके अंदर आ गया, भार की संख्या आ गई, मुद्राओं की संख्या आ गई, सब इसमें जान जाता है। ये 11 वर्ष की बस में क्लियर हो गया, ये आप क्लियर कर लेंगे। लास्ट जो अवस्था है इसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था। दोस्तों, ये होती है 7 से 15 तक। कहीं कहीं बुकों में 18 मिल जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हमें 4 ऑप्शन में क्या करना है। एक एग्जैक्ट मनोविज्ञान कहता है कि किसी चीज का एग्जैक्ट उत्तर नहीं होता है। ठीक है, आप अपने माइंड में ये सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे औपचारिक अवस्था की बात करें, इसी अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था करते हैं। यानी वे वस्तु जिसको वो छू न सके, देख न सके, सिर्फ उसकी कल्पना करे, ठीक है, और कल्पना करके उसका रिजल्ट निकाल ले, तो उसी को औपचारिक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा के अंदर परिपक्वता आ जाती है, वो जटिल समस्याओं का समाधान करने लगता है। इस अवस्थाओं को ही अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। निगनात्मक तर्कणा की अवस्था, बच्चा नियम पर भी अब जोर देने लगता है और नियम को भी सीख जाता है कि कैसे नियम है, और इस नियम का रिजल्ट निकालने लगता है। तो ये चारों अवस्थाओं से बहुत से क्वेश्चन बन के आते हैं। आप बुक उठाइए, बुक से और क्वेश्चन बनाइए और बनाने के साथ आप हल करिए। ठीक, एक मैं आपको सिंपल बैकग्राउंड बता दिया इसके माध्यम से। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। फिर आपको अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इसके बाद की जो हमारी वीडियो होगी इसको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।